गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में शुरू किया था द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि आखिर अपन को इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। तो बेसिकली मैं आपको एक लास्ट क्लास का थोड़ा सा समरी बता देता हूँ, पर अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आखिर इस एक्ट की अपन को ज़रूरत इसलिए पड़ी थी। देखो, आपको पता है जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है उसमें आपको पता है डिसीजन मेकिंग यानी कि जो फाइनल ऑर्डर आता है उसमें कई बार आपको लगता है 70 साल निकल जाते हैं, कई बार 80 साल, कई बार 100 साल भी निकल जाते हैं और तब तक भी डिसीजन नहीं आ पाता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। अगर आपको थोड़ा सा भी इंडिया में जो हो रहा है वो आपको पता हो तो इंडिया लॉ को इस तरीके से बनाया गया है कि 100 ऑफ अक्यूज्ड गो फ्री बट इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी पनिश्ड। भले ही 100 लोग जो जिन्होंने अपराध करा था वो लोग ऐसे ही छूट जाएं, पर किसी भी एक इनोसेंट पर्सन को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए आपको पता है कि डिसीज़न इसलिए डिले आता है। ठीक है, तो अब इतने सारे डिमेरिट्स थे। सबसे बड़ा यही डिमेरिट था कि इतना टाइम लग जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और एक तरीके से आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। ठीक है, अब इतना टाइम लगेगा डिसीजन आने में, तो हर साल आपको लॉयर को फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन्हीं सारी डिमेरिट्स के लिए आया था देयर इज़ ए नीड ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। इसमें क्या बताया गया था, इसमें यह बताया गया था आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट ये बोलता है कि अगर किसी भी दो पर्सन के बीच में डिस्प्यूट है तो वो क्या कर सकते हैं, रेदर देन गोइंग टू कोर्ट जाने की बजाय वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर लें इशू को। उसमें क्या होगा, दोनों पार्टीज़, ठीक है, जिन दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है वो दोनों पार्टीज़ एक डिसाइड करेगा जज को। ठीक है, यहाँ जज का नाम होता है आर्बिट्रेटर या फिर आप बोल सकते हो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, यानी कि दोनों की कंसेंट से एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करो, न्यूट्रल होगा, वो अनबाइस्ड पर्सन होगा। जज का नाम इधर बोलते हैं अपन आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये जनरली ऑड नंबर्स में होने चाहिए, एक भी रख सकते हो, 3, 5, आपकी जितनी मर्जी। 2 इसलिए नहीं रखते क्योंकि अगर दोनों जज का फैसला किसी ने मतलब दोनों की अलग अलग ओपिनियन होगी तो फाइनल ऑर्डर आ नहीं पाएगा। ठीक है, मेजॉरिटी चाहिए ना अपन को उसमें, इसलिए अब जो भी आर्बिट्रेटर का जो यानी कि जो जज का ऑर्डर है वो फाइनल रहता है। पर कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जहाँ नॉन आर्बिट्रेटल है, यानी कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, आप बोलो कि कोर्ट में जाने की वजह दो पार्टीज आपस में उसको सॉल्व कर लेगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुछ ऑफेंसेस आपको आगे मिलेंगे जो नॉन आर्बिट्रेटल होते हैं। ठीक है, और कुछ ग्राउंड्स अपन देखेंगे जहाँ आर्बिट्रेटर का डिसीज़न यानी कि जज के डिसीज़न को चैलेंज किया जा सकता है, और जो आर्बिट्रेटर का फाइनल ऑर्डर होता है यानी कि जो जज का फाइनल ऑर्डर होता है उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट आया था 22 अगस्त 1996 में, एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया के अंदर। जस्ट चार्ट से आप देख सकते हो। ठीक है, चार्ट ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। इसमें अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे आर्बिट्रेशन। इसमें अपन को 4 टॉपिक पढ़ने, एक है इंट्रोडक्शन, एक है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, जो जज का ऑर्डर होता है। जज कौन है, आर्बिट्रेटर। जज को इधर बोलते हैं आर्बिट्रेटर या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो जो जज का ऑर्डर होता है उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि ये एक अल्टरनेट मेथड है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। ठीक है, जो जज है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, कोई बायसनेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और जो उसका डिसीज़न होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग, यानी कि दोनों पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसमें अथॉरिटीज़ देखा था, एक होता है जुडिशियल अथॉरिटी, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसको अपन और अपने बुक के नोट से भी एक बार अपन देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। जो अपना ICI मॉड्यूल है एक बार अपन उससे भी गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि कहीं आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। तो आ जाते हैं अपन चैप्टर नंबर 2 पर आना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं। ये रहा, सबसे पहले अपन ने शुरू करा है आर्बिट्रेशन के जनरल प्रोविज़न से अपन ने शुरू करा है। जितना मैंने ये आपको नोट से बताया आप नोट से पढ़ सकते हो, बुक में भी वही लिख रखा है। ठीक है, प्रोसेस इस तरीके से दे रखा है, मैंने जो बनाया था उसको भी फॉलो कर सकते हो। बुक में जिस तरीके से दे रखा है आप उसको भी रीड कर सकते हो। ठीक है, पर मेरे को लगता है मेरे नोट्स में थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक है फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले कुछ आर्बिट्रेशन के की फीचर्स होते हैं, अपन उसको देख लेते हैं। पहला है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि
इसमें दे रखा है आर्बिट्रेशन कैन नॉट हैपन विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज की कंसेंट होनी चाहिए कि वो दोनों कोर्ट की बजाय आर्बिट्रेशन फॉलो करना चाहते हैं, ठीक है। अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। बस इसमें इतना से ही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? वही जज। इसको एक और नाम से बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सिमिलर टू जज ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। ये क्या करता है? डिसाइड करता है द डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज। आखिर जस्ट लाइक अ जज ये भी डिस्प्यूट को सॉल्व करता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, इतना रिलेवेंट नहीं है, जितना मैंने आपको बताया उतना ध्यान रखोगे तो काफ़ी है। थर्ड है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होता है? लीगल प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइडेड बाय द पार्टीज। आखिर जज किधर बैठ के फैसला सुनाएगा, यानी कि लीगल प्लेस किधर होगी। कई बार क्या होता है इंटरनेशनल में भी हो सकता है, जैसे कि एक पार्टी यूएस की और एक हो इंडिया की, तो अब कहाँ के एप्लीकेबल लॉ को फॉलो करना है उस आर्बिट्रेटर को, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, ये सब आप उसमें डिसाइड कर दो। जैसे कि अगर इंडिया सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है तो उसमें इंडियन लॉस अप्लाई होंगे, ठीक है। ये सब आपको जो भी आर्बिट्रेटर होता है उसको पहले से ही बताने होते हैं कि उसको कौन से कहाँ के प्रोविजंस फॉलो करके डिसीजन सुनाने। डी पॉइंट ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज इन रेस्पेक्ट टू प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन। इसमें क्या दे रखा है? यानी कि यहाँ कुछ ऑटोनॉमी होती है, जैसे कि आर्बिट्रेशन गिव्स द पार्टीज enormous flexibility to choose the type and kind of procedure they want to adopt for the arbitration, like kind of hearing, oral, written। तो यहाँ बता सकते हो कि आर्बिट्रेटर को आप दोनों पार्टीज मिलके बता सकते हैं कि मतलब उसको जो जज है उसको कैसे हियरिंग लेनी है, यानी कि दोनों पार्टी से मतलब कैसे लेना, उनके आर्ग्यूमेंट्स कैसे लेने, ओरल वे में लेना है, रिटर्न वे में लेना है, मतलब किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है, ये दोनों पार्टीज मिलके बता सकती है आर्बिट्रेटर को। कितने आर्बिट्रेटर्स होंगे, कितने जज होंगे, ये भी दोनों पार्टीज डिसाइड कर सकती है अपनी मर्जी से किस तरीके से अपॉइंट होगा आर्बिट्रेटर। कई बार दोनों पार्टीज को मतलब कोई सही पर्सन नहीं मिलता तो वो कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि उनको आर्बिट्रेटर की ज़रूरत है, तो कई बार कोर्ट भी अपॉइंट कर देता है। प्लेस ऑफ हियरिंग्स किधर होगा, लैंग्वेज ऑफ हियरिंग किस भाषा में हियरिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बेसिकली आर्बिट्रेशन में कुछ ऑटोनॉमी मिलती है पार्टीज़ को, यानी कि कुछ आप बोल सकते हो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है पार्टीज़ के बीच में। अब वहीं अगर कोर्ट में ये मामला जाएगा तो वहाँ तो हर एक चीज़ रिटर्न फॉर्म में होगी, ठीक है, उनका खुद का प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये जो आर्बिट्रेशन के की फीचर्स दे रखे हैं आपको। उसके बाद आपको दे रखा है फाइनलिटी ऑफ आउटकम। यूजुअली देयर इज नो अपील अगेंस्ट एन आर्बिट्रल अवार्ड एंड आर्बिट्रल अवार्ड can only be set aside on a very few grounds such as invalid arbitration agreement, parties incapacity, independence। जनरली जो भी यहाँ जज का यानी कि आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और बाइंडिंग, यानी कि दोनों पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। पर कुछ केसेस में कोई पार्टी जज के डिसीजन को चैलेंज कर सकती है, जैसे कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रॉपर नहीं था, पार्टी इनकेपेसिटी थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब अगर आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है, कोई डिस्प्यूट के लेके कंपनी डिस्प्यूट को लेकर अगर कोर्ट में जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। पर वहीं अगर दोनों कंपनी अगर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेगी तो हो सकता है ये कम लोगों को ही बात पता चले, ठीक है। तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रहने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्बिट्रल अवार्ड्स। आर्बिट्रल अवार्ड्स क्या होता है? जो भी आर्बिट्रेटर का डिसीजन होता है उसको अपन बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड्स। उसके बाद आता है एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रल अवार्ड्स। इसमें दे रखा है इट इज़ मच सिंपलर टू एनफोर्स एन आर्बिट्रल अवार्ड इन फॉरेन नेशंस देन अ जजमेंट रेंडर्ड बाय अ कोर्ट। अगर कोई कोर्ट जजमेंट देगा उसको वो इंटरनेशनल कोर्ट फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है, पर अगर दोनों पार्टी ने कंसेंट दे दी उसको तो फिर अगर आप फॉरेन नेशंस में भी अगर वहाँ आप चैलेंज करोगे तो वो उसका एनफोर्समेंट पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों पार्टीज ने एग्रीमेंट किया था कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। तो अगर फिर कोई पार्टी उसके आर्बिट्रेटर के डिसीज़न को फॉलो नहीं करती तो वो आप उसमें आगे अगर इंटरनेशनल पार्टीज है तो आप उसके एनफोर्समेंट के लिए कहीं
फॉरेन नेशंस वहाँ भी देख सकते हो। उसके बाद आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन। लिटिगेशन तो वही हो गया, लिटिगेशन होता है कोर्ट के अंदर, आर्बिट्रेशन हो सकता है जहाँ पार्टी चूज़ करेगी वही प्लेस हो जाएगी अपॉइंटमेंट, यहाँ जज अजाइन होता है, यहाँ दोनों पार्टीज मिलकर आर्बिट्रेटर को डिसाइड करती है। प्रोसीजर यहाँ पूरा एकदम फिक्स्ड होता है और जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है और रूल्स है एकदम, तो उसके अकॉर्डिंग लगता है, इसलिए एकदम यहाँ लिटिगेशन में टाइम ज़्यादा लगता है डिसीजन आने में। और यहाँ पार्टीज अपने हिसाब से देख सकती है कोई एडिक्वेट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कई बार क्या होता है जैसे फाइनेंस को रिलेटेड डिस्प्यूट है तो दोनों पार्टी मिलके कोई ऐसे थर्ड पर्सन यानी कि आर्बिट्रेटर कोई ऐसे पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है जिसको एक्सट्रीम नॉलेज हो फाइनेंस की। वहीं लिटिगेशन में क्या होगा, अगर फाइनेंस को लेकर डिस्प्यूट है तो वहाँ तो जो प्रोसेस नॉर्मल फॉलो होता है वो वही फॉलो होगा, ठीक है। वही कॉन्फिडेंशियलिटी भी देख सकते हो, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी आर्बिट्रेशन में रहता है। ग्राउंड्स ऑफ अपील्स, आप कोर्ट के डिसीज़न में वापस अपील कर सकते हो आगे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और वहीं जो आर्बिट्रल अवार्ड्स हैं यानी कि जो आर्बिट्रेटर का डिसीज़न है उसको आप चैलेंज करो तो उसके बहुत कम चांस होते हैं। फॉरेन मैटर्स इसमें दे रखा है, डिफ़िकल्ट टू एनफोर्स जजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वन कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। एक कोर्ट का यानी कि जो इंडिया का कोर्ट है उसका डिसीज़न वो फॉरेन कंट्री का जो जजमेंट होगा दोनों कोर्ट के बीच में हो सकता है अलग उनका जजमेंट हो। और वहाँ यहाँ क्या होता है, एनफोर्सिंग एन आर्बिट्रल अवार्ड इन फॉरेन नेशंस इज मच ईजियर एंड इज गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल ट्रीटीज सच एज रिकॉग्नाइजेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स 1958। तो इसमें क्या होता है, ऑलरेडी दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर रखा है कि ये पर्सन ही आर्बिट्रेटर होगा, तो इसलिए उनको वो जो आर्बिट्रेटर का डिसीज़न है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है अथॉरिटीज़ अंडर एक्ट आता है। इसके अंदर जुडिशल अथॉरिटी ऑलरेडी देख लिया था कि अगर दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है कि वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है, और फिर भी कोई वो ये मैटर जुडिशल अथॉरिटी यानी कि कोर्ट में आता है तो उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एग्रीमेंट को चेक करें और सबसे पहले वो मैटर आर्बिट्रेशन में दें, उसके बाद वो जुडिशल अथॉरिटी में वो आना चाहिए। सेकंड पॉइंट था कोर्ट। अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो वहाँ कोर्ट का मतलब होगा सिर्फ हाई कोर्ट, और जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होगा उसके लिए कोर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। एक्सरसाइजिंग का क्या मतलब है, सबसे पहले मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, अगर आप उसके डिसीजन से खुश नहीं हो तो ही आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। थर्ड पॉइंट में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिनेटेड बाय सच कोर्ट। इसमें दे रखा है द सुप्रीम कोर्ट वुड बी द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अपन ने देखा था ना, अगर दोनों पार्टी मिलकर डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि कौन उनका जज होना चाहिए, आर्बिट्रेटर होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, अगर इंटरनेशनल कोई केस है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर को, और डोमेस्टिक है तो उसमें हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। तो ये इतना अपन ऑलरेडी देख चुके थे लास्ट क्लास तक। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में। तो आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो सबसे पहले अपन इसको नोट्स में से कवर करते हैं। तो आज का अपने पास है टॉपिक जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता क्या है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में अपन को 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला अपन को पढ़ना है डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, सबसे पहले अपन डेफिनेशन जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कौन कौन सी चीज़ें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड हो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद अपन को पढ़ना रहेगा टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट कब कब होता है। तो सबसे पहले अपन आज की क्लास में ये 2 टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या है, एक प्राइवेट मेथड है डिस्प्यूट को सॉल्व करने का कोर्ट में जाने की बजाय, ठीक है। द डॉक्यूमेंट विच नोट्स द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज इज रेफर टू एज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कुछ नहीं है,
एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ दोनों पार्टीज ने कंसेंट दे रखी है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। आप अपने मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखवा सकते हो कि जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी लिख सकते हो कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा, एनी डिस्प्यूट अराइजेस विल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन। या फिर आप सेपरेट एग्रीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, अलग से बना सकते हो। ये राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और दोनों पार्टीज़ के बीच में रिकॉर्ड होना चाहिए कि कल को कोई पार्टी मना कर दे, ठीक है, तो वो आप रिकॉर्ड दिखा सकते हो कि दोनों पार्टीज़ की कंसेंट थी आर्बिट्रेशन में जाने के लिए। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आता है दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज और एक होता है सबमिशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है? अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ फ्यूचर के अंदर, यानी कि क्लॉज कंटेंट इन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, हमने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिख दिया कि अगर एनी डिस्प्यूट अराइजेस विल बी लायबल टू ओनली आर्बिट्रेशन, इस तरीके से आप लिख सकते हो। यानी कि फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो वो आर्बिट्रेशन में होगा, ऐसा हमने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया, ठीक है। यानी कि जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट था आपने उसके अंदर ही लिख दिया। और दूसरा होता है सबमिशन एग्रीमेंट। ये क्या होता है? आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर रखा है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, पर उसके अंदर आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं डाला है, ठीक है। और अगर उसके बाद कोई डिस्प्यूट आ गया तो एक आपके पास एक ऑप्शन होता है लेट सॉल्व इशू बाय आर्बिट्रेशन। यानी कि अब डिस्प्यूट आ गया तो अब दोनों पार्टी अगर चाहती कि ये केस कोर्ट में नहीं जाए, दोनों पार्टी अगर कंसेंट देती है तो वो आर्बिट्रेशन में जा सकती है, ठीक है। तो सबमिशन एग्रीमेंट तो तब होता है जब कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया होता है, ठीक है। और आर्बिट्रेशन क्लॉज में जनरली आप प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिख देते हो कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आप आर्बिट्रेशन में जाओगे। तो ये दो टाइप्स होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कुछ जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? सबसे पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट की तरह आपको फुलफिल ऑल कंडीशंस लाइक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए, वही साउंड पर्सन होना चाहिए, ये सब, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कंसेंट, दोनों पार्टी की कंसेंट होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट दे रखा है ऑस्टर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अगर एक बार दोनों पार्टी ने कंफर्म कर दिया कि वो आर्बिट्रेशन में ही जाएंगे और फिर नाइदर पार्टीज कैन यूनिलेटरली प्रोसीड टू कोर्ट, उसके बाद फिर वो कोर्ट में नहीं जा सकते, पहले आपको आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हो। फोर्थ पॉइंट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है उससे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। भले आपने लिखा हो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम मेन एग्रीमेंट, आप इसको यूँ समझ सकते हो, भले आपने लिखा हो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में कि उसमें ही आपने कोई अलग से एग्रीमेंट नहीं करा आर्बिट्रेशन का, उसमें ही सिर्फ एक लाइन लिख दी थी कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो आप आर्बिट्रेशन में जाओगे, और फिर अगर आपका वो मेन एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता है तो भी जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है वो स्टिल वैलिड, वो वैलिड ही रहेगा। इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि राज एसी सर्विसेज एंड वोल्टास लिमिटेड एंटर्ड इनटू सर्विस एग्रीमेंट। दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कौन सा हुआ? प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सर्विस का, ठीक है। वेयर बाय आर एस एस राज एसी सर्विसेज प्रोवाइड एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज, यानी कि ये कंपनी क्या करेगी? एनुअल मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करेगी सारे वोल्टास एसी को, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट इन इवेंट ऑफ डिस्प्यूट मैटर सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन। इन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो आर्बिट्रेशन में जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ? वोल्टास रेस डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड टर्मिनेट्स एग्रीमेंट। अब बाद में क्या हुआ? राज एसी सर्विसेज ने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी वोल्टास कंपनी को, तो वोल्टास कंपनी ने क्या करा? उन्होंने इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया। कौन सा टर्मिनेट? एनुअल मेंटेनेंस सर्विस वाला। अब प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ आपने देख लिया वो इनवैलिड हो गया, पर हियर ओइंग टू सेपरेबिलिटी डॉक्ट्रिन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सर्वाइव्स टू अलाउ पार्टीज टू आर्बिट्रेट देयर डिस्प्यूट। अब उनका मेन कॉन्ट्रैक्ट यानी कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। वोल्टास कंपनी ने एकदम वो टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट को, पर
दोनों पार्टी के पास अभी भी राइट है कि वो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, यानी कि वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट भले ही ख़त्म हो गया हो पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनका आर्बिट्रेशन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो भी ख़त्म हो गया हो, ठीक है। भले ही वो एक बार एग्रीमेंट टर्मिनेट हो गया, अब वो उसके बाद जा सकते हैं आर्बिट्रेशन में कि जिस भी कंपनी को कोई दिक्कत दे दो। तो ये था इसका मीनिंग। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी टू रूल ऑन इट्स जुरिसडिक्शन। इसका क्या मतलब है, टू डिटरमाइन वेदर मेन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वैलिड और नॉट, यानी कि जो आर्बिट्रेटर होगा, जज होगा, वो ये भी फैसला सुना सकता है कि आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड था, जो आपने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट करा था वही इनवैलिड किया था, तो उसके पास ये भी पावर है, यानी कि कॉम्पिटेंसी टू रूल ऑन इट्स जुरिसडिक्शन। इसका ये मतलब है वैलिड इवन इफ इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ मेन कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें ये दे रखा है अल्टीमेटली जो आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो तो वैलिड रहेगा, भले ही आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो चाहे नहीं हो, ठीक है। और ये मेन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है ये आर्बिट्रेटर भी फैसला सुना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कुछ चीज़ें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड तभी रहेगा जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होगी। पहले तो आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपको दे रखे, एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और डिसाइडेड केस लॉस। कुछ फेमस केस लॉस है, उसमें कुछ हुआ होगा पहले डिस्प्यूट, तो उसके बेसिस पे भी कुछ पॉइंट डिसाइड करे थे, तो वो आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट है जो आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए। सेकेंड है क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, उसमें साफ लिखा हुआ होना चाहिए कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आप आर्बिट्रेशन में जाओगे और दोनों पार्टीज़ की कंसेंट है। थर्ड है डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, यानी कि आपका जो मेन वर्क है वो आपका लीगल रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने किसी को क्राइम करने के लिए कहा था और उसने क्राइम नहीं करा तो आप आर्बिट्रेशन में जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो मेन काम है वो लीगल रहना चाहिए, ठीक है। ऊपर जो अपन ने पढ़ा था वो इनवैलिड था, जैसे कि वो ऐसी सर्विसेज का टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट तो वो वैलिड था, ठीक है। या इलीगल और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है थर्ड पॉइंट के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को क्राइम करने के लिए पैसे दिए, वो वाली चीज़ इधर कवर नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड, जो जज का फैसला आर्बिट्रेटर का फैसला है वो फाइनल रहेगा और बाइंडिंग दोनों पार्टी को फॉलो करना पड़ेगा। फिफ्थ है स्पेसिफिक वर्ड्स, mere use of words arbitration in a clause will not make arbitration agreement। सिर्फ आपने आपके प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन वर्ड तो लिखा था पर उसका मीनिंग जो जनरल मीनिंग था वो किसी और सेंस में लिखा हुआ था, तो वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तभी माना जाएगा तब आप साफ क्लियर लाइन में बोलोगे एनी डिस्प्यूट अराइजेस विल बी लायबल टू आर्बिट्रेशन ओनली, ठीक है, एंड बोथ पार्टीज हैव कंसेंट। पूरी लाइन क्लियर होनी चाहिए, उसका क्लियर मीनिंग होना चाहिए कि दोनों पार्टीज़ के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, सिर्फ आपने लिख दिया आर्बिट्रेशन, ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको पूरा क्लियर लाइन लिखना पड़ेगा, वरना ये समझा जाएगा आर्बिट्रेशन का किसी और प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं और उसका मीनिंग निकल रहा होगा, ठीक है। सिक्स पॉइंट है आर्बिट्रेबिलिटी, इसका क्या मतलब है, कुछ मैटर्स कवर नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रिमिनल मैटर्स, मैट्रिमोनियल मैटर्स, ठीक है, उसमें दो पार्टी आपस में मिलकर फैसला सुना दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, ठीक है, उसका डिसीज़न आप नहीं ले सकते या आप किसी को अपॉइंट भी नहीं कर सकते फैसला सुनाने के लिए। सेवेंथ पॉइंट है डिस्प्यूट, अब मेन काम तो यही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का कि अगर कोई प्रेजेंट डिस्प्यूट है तो वो भी कवर हो जाएगा और कोई फ्यूचर डिस्प्यूट है तो वो भी आप कवर कर लोगे, वही पूरा क्लियर होना चाहिए। 8 पॉइंट है सिग्नेचर, दोनों पार्टीज़ का ऑब्वियसली सिग्नेचर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब अपन इसको पढ़ लेते हैं, अपन ICAI मॉड्यूल से भी अपन पढ़ लेते हैं जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो पेज नंबर 2.13 पर आपको दे रखा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सेम दो चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, टर्मिनेशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, यह पढ़ सकते हो, ठीक है। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, साइन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट साइन बाय बोथ पार्टीज़, बेसिक टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन बता ही दिया, ये एग्जांपल्स पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है इतना। जनरल प्रिंसिपल्स ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी,
रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी अपन ने कवर कर लिया है। ये डिस्प्यूट में आप देख सकते हो, ये लाइन पढ़ सकते हो, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट और अ फ्यूचर डिस्प्यूट, यानी कि दो पार्टीज ऑब्वियसली आ रही है तो ऑब्वियसली फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। सिग्नेचर, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको दे रखे कौन कौन से केसेस में आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता, क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं हो सकता, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में नहीं हो सकता, गार्डियनशिप मैटर्स है उसमें नहीं हो सकता, टेस्टामेंटरी मैटर्स यानी कि कोई प्रॉपर्टी का मैटर है उसमें नहीं हो सकता, मॉर्टेज सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्टेज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी आर्बिट्रेटेड। और सिग्नेचर में दे रखा है वही, अगर आप दोनों पार्टीज़ की कंसेंट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ हो तो सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, और नॉर्मल रिटर्न फॉर्म में हुआ है, पेन पेपर पे हुआ है तो तभी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यहाँ तक कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ जो ये नोट्स है वो आप देख सकते हो आपको लिखने के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके आगे का अपन कवर करेंगे।